वहां की सिचुएशंस क्या हो सकती हैं। इसके लिए बेटा हमने एनसीडीएम, नेशनल कमेटी और डिजास्टर मैनेजमेंट, अभी आप आजकल पढ़ रहे होंगे कि कोविड-19 के लिए ये जो लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है, इसके लिए देखो स्टेट वाइज हरियाणा में हरियाणा डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, इसी तरीके से पंजाब में पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, और यूपी है तो उत्तर प्रदेश डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है। यानी हर स्टेट की डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी अलग अलग है। तो वो सिचुएशन को एनालिसिस करती हैं। अब लॉकडाउन क्यों बढ़ाया गया? क्योंकि उन्होंने एनालाइज किया, सिचुएशन को देखा, सिचुएशन को देखते हुए दे हैव द डिसीजन दैट द लॉकडाउन में प्लीज बी इंक्रीज्ड। तो डिपेंडिंग अपॉन सच क्राइटेरियाज हमने अर्थक्वेक पॉइंट ऑफ व्यू से सिचुएशन को एनालाइज करना है कि सबसे पहले कौन सी बिल्डिंग किस प्रोन एरिया में है, किस जोन में लाई करती है, जिस जोन में लाई करती है उस जोन में सीस्मिक इंटेंसिटी क्या हो सकती है। इस तरीके से हमने हर सिचुएशन को जो है हैंडल करना है। देन इसके लिए स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल, इन सब लेवल्स पे डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटीज बनी होती हैं। हमारे यहाँ पर मींस इन इंडिया समवेयर पंचायती राज एंड अर्बन प्लानिंग इंस्टीट्यूशंस आर आल्सो देयर। पंचायत जो लेवल है, अर्बन जो लेवल है, हम इस तरीके से डिवाइड किया हुआ है कि हम लोगों को मिनिमम टाइम में मैक्सिमम मैसेजेस कर सकें। मींस हमने क्या किया हुआ है, हमारा देश बटा हुआ है बेटा, सबसे पहले देश आता है, इट मींस इट इज इंडिया और भारत। फिर हमने इसको डिफरेंट स्टेट्स में बांटा हुआ है, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, वट एवर इट में भी। इस तरीके से हमने इसको स्टेट्स में बांटा है। यानी जो भी सेंट्रलाइज्ड कमेटी है, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट जो बोलती है वो स्टेट गवर्नमेंट को कन्वे किया जाता है। स्टेट्स ने हर स्टेट में आगे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं जहां पर डीसीज और कई जगह इसको डीएम भी बोला जाता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स जो हैं वो लगाए हुए हैं। हर डीसी के पास एसडीएम है, हर एसडीएम के पास ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर या पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर है, हर पंचायत के पास सरपंच हैं। इस तरीके से हम सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टार्ट किया और हम विलेजेस तक और अर्बन अथॉरिटीज तक आए हैं। तो ये एक चार्ट बना है फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, और इस तरीके से हम हर जगह की सिचुएशन को एनालाइज कर सकते हैं। नाउ द प्रोग्राम स्ट्रेटेजी पार्ट बी। इफ वी हैव एनालाइज द डिजास्टर, हमने डिजास्टर को एनालाइज कर लिया, हमने डिजास्टर के आफ्टर इफेक्ट्स, इन्फ्लुएंसेस, व्हाट कैन बी द सिचुएशंस आफ्टर और ड्यूरिंग द अर्थक्वेक, क्या हो सकती हैं क्या नहीं हो सकती हैं, वो हमने सब स्टडी कर ली। इन सब को स्टडी करने के बाद फिर हम बेटा एक प्रोग्राम बनाते हैं कि हाउ द सिचुएशन अराइज्ड, ऑलरेडी अराइज्ड है या फिर पास्ट में हो चुकी है, उसको हैंडल कैसे किया जाए। अभी जैसे लास्ट वीक न्यूज़पेपर में आया, मैं आपको करंट एग्जांपल बता रहा हूँ, जहां भी बता रहा हूँ, प्लीज बी केयरफुल अबाउट दिस। अभी लास्ट वीक हरियाणा सरकार ने बोला है कि हम कोविड-19 का इतिहास, यानी कोविड-19 जो है वो एक महामारी आई है देश में, हम इसके ऊपर एक किताब लिखेंगे। यानी कोविड महामारी इस टाइम हमारे सामने तो आ रही है,
हम इसको फेस कर रहे हैं, लेकिन अगर इन फ्यूचर इस तरीके से कोई अगर महामारी आती है, कोई डिजास्टर आता है, तो उसको कैसे हैंडल किया जाए। यानी हम आज की डेट में कोविड-19 को हैंडल कर रहे हैं, और किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं, हमने क्या प्रोग्राम बनाए हैं, हमारी स्ट्रेटेजीज क्या रही हैं। हमने लॉकडाउन लगाया है, हमने मैक्रो जोन्स बनाए हैं, हमने माइक्रो जोन्स बनाए हैं, हमने जो है ओड इवन फॉर्मूला लागू किया है। whatever may be that, these are our programs and their strategies। तो ये हमने जो है अभी आज हम सीख रहे हैं, आने वाले लोगों को ये बताया जाएगा। इट मींस दोनों चीजें हैं। हमने सिचुएशन एनालिसिस कर लिया, आज हम सिचुएशन एनालिसिस किया कोविड-19 के ऊपर, और हमने उसको प्रोग्राम में बनाया, उसकी स्ट्रेटेजीज बनाई कि हमने किस किस तरीके से किन किन लोगों को जो है रेस्क्यू करना है, या फिर ये फैलता कैसे है। इसी तरीके से जब वैक्सीनेशन की बारी आई तो 45+ लोगों को पहले लगाई गई, फिर 18+ को जो है इसमें शामिल किया गया। अब जो है अब बच्चों को जो है बिलो 18, 6 साल से 18 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन ट्रायल इज अंडर प्रोसेस। तो बेटा ये दिस इज टू बी नोन एज आवर स्ट्रेटेजी। अब मैं आपको इसको अर्थक्वेक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताऊंगा, लेकिन पहले हम इस टॉपिक को समझ लें। अब दूसरा पॉइंट है ऑब्जेक्टिव, तीसरा सॉरी, पार्ट सी इज ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स। Sustainable reduction in disaster risk in some of most prone districts is selected states of India। Means हमने कुछ जोन जो है वो डिक्लेयर कर ली, कुछ एरियाज जो है हमने आइडेंटिफाई करने हैं। गोल है हमारा कि भाई यहाँ तो डिजास्टर होना ही नहीं चाहिए, और अगर डिजास्टर होगा तो मिनिमम कैजुअलिटी होनी चाहिए, कम से कम लोग मरें और कम से कम हमारा जान माल का नुकसान हो। अब इंडिकेटर्स, इट मींस हमने जो आइडेंटिफाई किया है, जो गोल हमने रखा है, उसके लिए हमें क्या क्या तैयारी करनी है। तो फर्स्ट वन इज रिस्क रिडक्शन फैक्टर्स इन रैपिड डिजास्टर रिकवरी, कि अगर डिजास्टर हो गया तो हमें जो है उसको जल्दी से जल्दी रिकवरी हम कर सकें। सेकंड इज डिजास्टर मिटिगेटेड एंड डेवलपमेंट गेन्स प्रोटेक्टेड। जो डिजास्टर हुआ है उसको मिटिगेट कर सकें, उसके चारों पॉइंट्स को हम ऑब्जर्व कर सकें, उनको हम एग्जीक्यूट कर सकें पॉइंट्स को। एंड डिजास्टर रिस्क कंसीडर्ड मेन स्ट्रीम्ड इनटू डेवलपमेंट। जब हम किसी एरिया के डेवलपमेंट करते हैं तो वहाँ का जो डिजास्टर है या वहाँ की जो प्रोनिंग है, प्रोन एरियाज हैं, दैट मस्ट बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। जेंडर इक्विटी इन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, भेदभाव नहीं करना है भाई बेस्ड ऑन देयर जेंडर, आदमी है, औरत है, या फिर जो थर्ड पर्सन है, थर्ड जेंडर है, दिस शुड नॉट बी इंक्लूडेड। ये हमारे गोल्स के ऑब्जेक्टिव्स है। अब देखिए बेटा, मैं आपको तीनों पॉइंट आज के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि भाई हमने जनरल पॉइंट ऑफ व्यू तो पढ़ लिए कि फर्स्ट सिचुएशन एनालिसिस है, सेकंड प्रोग्राम स्ट्रेटेजी है, थर्ड हमारा गोल्स है। इन केस ऑफ द सिचुएशन एनालिसिस हम स्टडी करते हैं डिपेंडिंग अपॉन आवर सीस्मिक जोन्स, जोन नंबर 1, 2, 3 व्हाटएवर में भी, वहां हम ऑब्जर्वेशन रखते हैं कि भाई जहां की हम स्टडी कर रहे हैं वहां पर किस टाइप के स्ट्रक्चर बने हुए हैं। मैं इसको थोड़ी देर बंद कर रहा हूँ वीडियो को। वहां पर हम स्टडी करते हैं कि किस टाइप के स्ट्रक्चर बने हुए हैं, मैसनरी स्ट्रक्चर है या कंक्रीट स्ट्रक्चर्स हैं यानी फ्रेम स्ट्रक्चर्स हैं। और अगर मैसनरी स्ट्रक्चर्स हैं तो बॉक्स कंस्ट्रक्शन है कि नहीं है। स्टोन मैसनरी कंस्ट्रक्शन है तो उसमें थ्रू स्टोन यूज किया गया है कि नहीं किया गया, दोनों लेफ्ट और राइट वाइज दोनों अलग अलग तो नहीं है। इट मींस डिपेंडिंग अपॉन आवर जोन we have to analyze
और बिल्डिंग्स, their type of constructions and their type of use। वहां जो बिल्डिंग बनाई गई है उस एरिया में किस काम में वो आ रही हैं। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है तो इंडस्ट्री के लिए यूज हो रही हैं, एजुकेशनल बिल्डिंग है तो स्कूल कॉलेज के लिए यूज हो रही हैं, पब्लिक बिल्डिंग है तो रेलवे स्टेशन होंगे या बस स्टैंड होंगे, और अगर डोमेस्टिक बिल्डिंग्स हैं तो लोग उसमें अपने घरों में रह रहे होंगे। अगर वहां पर अर्थक्वेक आए तो क्या सिचुएशंस पैदा हो सकती हैं। कितनी बिल्डिंग ऐसी हैं जो गिर सकती हैं, कितनी बिल्डिंग ऐसी हैं जो डैमेज हो सकती हैं, कितनी बिल्डिंग ऐसी हैं जिनमें कोई डैमेज नहीं होगा, दे आर पार्शियली डैमेज्ड। वी हैव टू एनालाइज दैट सिचुएशंस। ये स्टडी करनी है। फर्स्ट पार्ट इज दिस। ये बेटा फर्स्ट पार्ट क्लियर हुआ इन केस ऑफ अर्थक्वेक इंजीनियरिंग। हाँ जी Yes, sir. बताओ जरा कोई। Yes, sir. अब है बेटा सेकंड पार्ट, प्रोग्राम स्ट्रेटेजी। मैं इसको अब अर्थक्वेक से जोड़ता हूं। इन केस ऑफ द earthquakes we had analyzed the situations already। हम स्टडी कर चुके हैं, हमें बिल्डिंग के टाइप भी पता है, बिल्डिंग का ये भी पता चल गया हमें कि बिल्डिंग गिर सकती है कि नहीं गिर सकती है, कोलैप्स हो या ना हो, बिल्डिंग के यूज का पता चल गया। अब हमें उसके अगेंस्ट, यानी उन बिल्डिंग में अगर अर्थक्वेक आ गया तो बिल्डिंग गिरी है तो वहां पर हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी, लोगों को कैसे रेस्क्यू किया जाए, लोगों को बाहर कैसे निकाला जाए। ये दिस इज द सेकंड पॉइंट, प्रोग्राम स्ट्रेटेजी। और जो लोग उनको बाहर निकालेंगे उनको ट्रेनिंग कैसे दी जाए, जिन लोगों को बिल्डिंग से बाहर निकाल करके लाया गया उनकी ट्रीटमेंट कैसे हो, क्योंकि बिल्डिंग गिरेगी, लोग अंदर अगर दब गए तो इन दैट केस उन्हें चोट जरूर लगेगी। किसी की जो है टांग में चोट लगी है, किसी की बाजू में चोट लगी है, किसी को सर में चोट लगेगी, यानी डिपेंडिंग अपॉन देयर सिचुएशंस। विक्टिम को चोट कैसी आई है, किसी का हार्ट फेल्योर की तरफ बढ़ रहा है, वो सोचेगा मेरा तो घर ही गिर गया, पूरी जिंदगी की कमाई मेरी चली गई, तो वो उनको हार्ट फेल्योर भी हो जाता है, तो उनको कैसे हैंडल करना है। दीज आर दी प्रोग्राम स्ट्रेटेजीज की उसमें हम क्या क्या रखें। कुछ बिल्डिंग ऐसी हैं जिनमें आग भी लग सकती है, तो हमारी जो फायर अथॉरिटीज हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, वो भी तैयार रखने हैं। कुछ बिल्डिंग्स ऐसी हैं, कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर करंट फैलने का, करंट जो है इलेक्ट्रिक शॉक्स लगने का डर रहेगा, तो हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है उसको भी हमने सतर्क रखना है, उसको भी कॉन्फिडेंस में लेना है कि जैसे ही डिजास्टर जो है वो लगे तो वो लोग उसी टाइम जो है अपनी जो करंट सप्लाई है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, उसको बंद कर दें। कुछ जगह ऐसा भी हो सकता है कि भाई वहां पर दोनों चीज हो जाए, आग भी लगे और करंट भी आ जाए। तीसरा पॉइंट, वहां पर पानी के कारण ऊपर टैंक बड़े बड़े होते हैं, या फिर कहीं साथ में जो है वो एक पॉन्ड और लेक समथिंग, वो या फिर कोई जो है वाटर कोर्स वहां पर है जो टूट गया, उसके कारण वहां पर बाढ़ भी आ सकती है। बहुत सारी सिचुएशंस हैं, बहुत बहुत ड्रेस्टिक सिचुएशंस। हमें बद से बदतर सिचुएशन को ध्यान में रखना है। बद से बदतर सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए वी हैव टू मेक आवर प्रोग्राम स्ट्रेटेजीज। क्लियर हुआ बेटे सेकंड पॉइंट? सेकंड पॉइंट क्लियर हुआ बेटे? Yes, sir. प्रोग्राम स्ट्रेटेजीज। अब जो इसमें तीसरा पॉइंट है बेटा, दैट इज गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। अब गोल बेटा गोल मीन्स कि हमने सोच लिया वी हैव टू रेस्क्यू द पर्सन, हमने कम से कम लोगों को मरने देना है, कम से कम लोगों को जो है चोट लगे, कम से कम लोगों को जो है दिक्कत आए। तो इस तरीके के गोल्स कम, ये हमने स्ट्रेटेजीज बनाई थी। अब उसको अचीव करना है, ये हमने गोल्स रखे हैं।
सेकेंडली, जब हम प्रोग्राम सिचुएशंस पढ़ रहे होते हैं, स्टडी स्ट्रेटेजीज बना रहे होते हैं, तो इन दैट केस हम जो है अपने स्ट्रक्चर्स को, क्योंकि हम तो इंजीनियर सिविल की बात कर रहे हैं, तो हमने जब भी बिल्डिंग डिजाइन करनी है, जो भी जो है स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, तो उन स्ट्रक्चर्स को हम इस तरीके से डिजाइन करें, इस वे में डिजाइन करें, हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये हो कि हमारा बनाया हुआ स्ट्रक्चर, हमारा डिजाइन किया हुआ स्ट्रक्चर डैमेज हो जाए लेकिन कोलैप्स ना हो। ये हमारा गोल होना चाहिए, हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। मींस अगर आप कोई बिल्डिंग डिजाइन करते हैं, आप कोई किसी के लिए घर बनाते हैं, तो इट मींस कि आप उसको इस तरीके से डिजाइन करवाएं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी हो कि जो स्ट्रक्चर हैं वो डैमेज हो सकते हैं, पार्शियली डैमेज हो सकते हैं, लेकिन गिर नहीं सकते। दिस इज आवर गोल, दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव एज ए इंजीनियर सिविल, एज ए कंसल्टेंट, एज ए स्ट्रक्चरल इंजीनियर। बेटा समझ में आया सभी को? ये बात क्लियर हुई सभी को? यस सर। हाँ जी, आवाज नहीं आई। अब बेटा इसके लिए जब हम, मैं आपको सिर्फ अर्थक्वेक इंजीनियरिंग पढ़ा रहा हूं, जब हमें कोई बिल्डिंग जो है अर्थक्वेक के अगेंस्ट रेजिस्टेंट बिल्डिंग बनानी है, कि वो अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग बने, तो उसके लिए बेटा आपको टाइम टू टाइम, जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे आप इंजीनियरिंग में जो है ऊपर के पायदान पे चलते जाएंगे, जैसे आप डिप्लोमा करके गए, हम कर रहे हैं, हमने आपको 2-3 सब्जेक्ट पढ़ाए हैं, हम आपको बताते हैं कि बेटा आपने रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर यानी आरसीसी डिजाइन करना है। तो आरसीसी डिजाइन जब हमने किया, तो हमने आपको बताया कि हमारे देश में कोड अवेलेबल हैं, इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स, और हम आरसीसी के केस में इंडियन स्टैंडर्ड कोड IS 456 2007 अब आज की डेट में पढ़ करके और तब डिजाइन करते हैं। इसी तरीके से जब हम स्टील स्ट्रक्चर का डिजाइन करते हैं, तो हम IS 800 यूज करते हैं। बेटा बताया आपको ये? यस सर। ये दोनों Yes, कोड sir. बताया। हाँ, तो जैसे, हाँ जी बेटा, इसी तरीके से जो हमारी चिमनी डिजाइन होती है, चिमनी का कोड अलग है। वाटर टैंक डिजाइन होते हैं, वाटर टैंक का कोड अलग है फॉर दी अर्थक्वेक इंजीनियरिंग। इसी तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं अभी अर्थक्वेक इंजीनियरिंग, तो इसमें 4326 IS कोड 4326 है, उसको हम जो है अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग के लिए यूज कर रहे हैं। 13920 हम डक्टाइल डिटेलिंग के लिए यूज कर रहे हैं। 13282 हम डक्टाइल डिटेलिंग और ब्रिक मशीनरी के लिए यूज कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे हमने अपने नेशनल, हर देश ने अपने अलग से कोड्स बनाए हुए हैं, डिपेंडिंग अपॉन दी पास्ट हिस्ट्री, और पास्ट हिस्ट्री को स्टडी करके आज की डेट में कैसे स्ट्रक्चर बनने चाहिए किस एरिया में, वो हमने बनाए हुए हैं। क्लियर है सभी को? इसी तरीके से हमने NBC नेशनल बिल्डिंग कोड्स ये बनाए हुए हैं, नेशनल बिल्डिंग कोड्स। इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ने भी अपने जो है मिनिमम क्राइटेरियाज डिसाइड किए हुए हैं बेटे। जैसे हम सप्लाई दें एक बल्ब को जलाने के लिए, एक बल्ब जो है आपने जो है यूज करना है इलेक्ट्रिसिटी का, तो मिनिमम सबसे कम जो थिकनेस या डाया की वायर है वो यूज कर सकते हैं। अगर हमने पावर यूज करनी है, मान लो प्रेस लगानी है, या हमने जो है कोई और इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस यूज करना है, तो उसके लिए हमें अपना जो वायर डायमीटर है वो बढ़ाना पड़ेगा। तो इट मींस वी हैड एनालाइज्ड द सिचुएशंस, वी हैड प्रिपेयर्ड द स्ट्रेटजीज एज ए प्रोग्राम, and then we have established the goals and our objectives. Depending upon goals and objectives, we had to design our buildings against the earthquakes.
हाँ जी, समझ में आ गया सभी को? बताइए जरा, ये पॉइंट क्लियर हो गए सभी को? हाँ जी, आवाज नहीं। Yes, sir. Only 48 including me, 47 students are there. कोई छोड़ के तो नहीं गया? क्योंकि I have to take the attendance